बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ हुकूमत का नया प्लान क्या है। इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ चार्जशीट तैयार, इस खबर पे हम बात करेंगे। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को ग्रीन सिग्नल मिल गया, बिला आखिर माफ़ी मांग ली गई, और कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप चाहने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सीटें मिली, जो मुस्तमिक नवाज़ को सीटें मिली और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीटें मिली, इलेक्शन के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करके मुस्तमिक नवाज़ के मरकज़ में हुकूमत बना दी। अब पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है भी सही, लेकिन वो अपने आप को उस तरीके से इत्तेहादी गर्दानते भी नहीं, क्योंकि कहते जी हमने वजारतें नहीं ली मुस्तमिक नवाज़ से, तो लिहाजा हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। जहाँ पे सपोर्ट करना होगा हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे मुखालफत करना होगी हुकूमत की मुखालफत भी करेंगे। अब 9 मई के जो फ़ैसले अदालतों की जानिब से सुनाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, और इनकी मजमूई तौर पे जो तादाद बताई जाती है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक तखमीना लगाया गया था, वो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के जो ऐसे अरकान हैं जिन पे नाअहली की तलवार लटक रही है, वो तादाद 75 तक बताई जाती है। अब जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उस पर PTI ने अपना फ़ैसला तब्दील करके बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें देखा गया है कि अगर अदालतों से फ़ैसले आते हैं और अदालतों के उसके फ़ैसले के नतीजे में कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसकी अहलिया इलेक्शन लड़ती है, उसका बेटा लड़ता है, या उसका वालिद लड़ता है, या उसकी वालदा लड़ती है, तो हमदर्दी का वोट मिलता है। हमदर्दी के वोट के नतीजे में आपके जो विक्ट्री के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये दावेदार भी है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है, और कहते हैं कि 90% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं। अब जो 9 मई के केसेस में PTI के लोग डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, उस पर हुकूमत ने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना था, नून लीग ने लड़ना था, पीपल्स पार्टी ने लड़ना था, लेकिन PTI जो है वो ये फैसला कर चुकी थी कि हमने नहीं लड़ना, लेकिन बाद में इस फैसले को तब्दील करके अब PTI भी मैदान में आ चुकी है। तो PTI के मैदान में उतरने के बाद अब नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने प्लान ये बनाया है कि अलग अलग इलेक्शन नहीं लड़ना। तमाम कैंडिडेट्स ने, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो मिल के तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगी, और एक ही हल्के से, मिसाल के तौर पे जो लाहौर का NA 129 का हल्का है, जहाँ पे हमाद अदर साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रखे हैं, वहाँ पे नून लीग का कैंडिडेट सिर्फ खड़ा होगा, पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने प्लान ये बनाया है कि जो जो हल्के कौमी या सूबाई असम्बली के खाली हुए हैं, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का रनर अप वहाँ पे है, अगर पीपल्स पार्टी का रनर अप है तो जीता PTI का था, तो रनर अप पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, यानी पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार देगी और नून लीग उसको सपोर्ट करेगी। और अगर नून लीग का रनर अप कैंडिडेट है तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। उस प्लान का मकसद ये है कि मिल के इलेक्शन लड़ा जाए और हल्के से सीट निकाली जाए। ऐसा ना हो कि अलग अलग इलेक्शन लड़ें, पीपल्स पार्टी का अलहदा कैंडिडेट हो, नून लीग का अलहदा कैंडिडेट हो, और इस सूरत में वोट तकसीम हो और फतेह जो है, कामयाबी जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को मिल जाए। तो ये मिल के इत्तेहाद बना के, यानी एक तो इत्तेहाद इमरान खान साहब बनाना चाह रहे थे ना कि अपोजिशन जमातें इत्तेहाद बनाएं, अब हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी के साथ मिल के इत्तेहाद बना के तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है ज़िमनी इंतखाबात में। तो देखते हैं कौन कामयाब होता है। अच्छा, इस डिस्क्वालिफिकेशन की ख़बर से जुड़ी एक और भी डेवलपमेंट हुई है। जो पिछले दिनों अली बुखारी साहब की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई अडियाला जेल में, उसमें महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया गया, आज़म सवाती साहब का नाम दिया गया, जिसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी ने हॉल्ट कर लिया है। लेकिन इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली के हवाले से भी 5 नाम देने को कहा था कि मलिक अहमद खान बच्चर की
डिस्क्वालिफिकेशन के बाद और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी पटिशन भी नाअहली ख़त्म करने की जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। तो इमरान खान ने कहा था कि मुझे ज़्यादा अरकान पंजाब असम्बली का मालूम नहीं है, तो मुझे 5 नामों का पैनल दिया जाए। तो 5 नामों का जो पैनल फाइनलाइज़ किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज के दिन तक, उसमें जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में पीटीआई के मोइन रियाज कुरैशी, उनके नाम को इंक्लूड किया गया है। अली इम्तियाज़ वड़ाइच हैं, उनका नाम दिया गया है। इजाज़ शफ़ी हैं, उनका नाम दिया गया है। शेख इम्तियाज़ अली हैं, उनको प्रपोज़ किया गया है अपोजिशन लीडर के तौर पे। और राना शहबाज हैं, उनका नाम भी अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो तजवीज़ किया गया है पंजाब की क़यादत की तरफ से। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो नाम है इमरान खान साहब तक या तो मंगल के रोज़ पहुँचेंगे या फिर ये जुमेरात के रोज़ इमरान खान साहब तक ये नाम पहुँचेंगे और इनमें से एक नाम जो है वो फ़ाइनल किया जाएगा। लेकिन जहाँ पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब एक नाम फ़ाइनल करेंगे या प्रपोज़ करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, वहीं पर कौमी असम्बली में जो महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनलाइज़ हुआ था और जो सेनेट के लिए आज़म सवाती का नाम फाइनलाइज़ हुआ था, उस पर पार्टी की कोर कमेटी ने, सियासी कमेटी ने जो फैसला किया है, उस फैसले से मुतल्लिक भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आगाह किया जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो खबरें हैं। एक जजेस की खबर है, एक वकला की खबर है। वकला की खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ उनके चेयरमैन यासीन आज़ाद साहब की सरबराही में, जिसमें एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रूल्स को अमेंड करते हुए जो फ़ीसेस बढ़ाई गई हैं, उन फ़ीसेस की इंक्रीज़ पे शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और इजाफ़ा वापस लेने का मुतालबा किया गया है। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के अम्ब्रेला के नीचे, यानी छतरी के नीचे 27 अगस्त को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है और इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे और जो वकला हैं, बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, वो भी शरीक होंगे। तो देखते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये जो APC बुलाई है, सियासी जमातों के नुमाइंदों को जो मदऊ किया गया है, इसमें मुल्क की सियासत के हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल जो है क्या फ़ैसला, क्या रेजोल्यूशन लेके जो है वो सामने आती है। इसी तरीके से नाज़रीन एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब थे और आपको याद होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें यह देखा गया था कि एक खातून की तरफ से जो कि गाड़ी पे सवार थी, मोटरसाइकिल सवार खातून के साथ मुल्तान कैंट में वाक़या पेश आया था कि उनको मारा पीटा गया था, तशद्दुद किया गया था। मोटरसाइकिल पे जो सवार खातून थी उसकी बेटी भी उसके साथ थी, बल्कि वो खातून मोटरसाइकिल पे अपनी जो बेटी थी उसे दामाद के घर छोड़ने जा रही थी। कोई छोटी मोटी कोई टक्कर हुई तो उस कार पे सवार ख़वातीन ने जो रिपोर्ट किया गया है उसमें बताया गया कि बहुत उनके साथ नामुनासिब रवैया भी रखा और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब नोटिस लिया तो कहानी ये सामने आई कि ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने खातून थी, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल सलमान खुर्शीद की जो है वो अहलियाँ थीं। तो रिपोर्ट ये हुआ है कि सलमान खुर्शीद को ओहदे से हटाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सिफारिश जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। लेकिन उससे पहले भी कि सदर पाकिस्तान इस रिकमेंडेशन को अप्रूव करें, यह भी रिपोर्ट किया गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब अपने ओहदे से खुद ही मुस्तफ़ी हो गए हैं, इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था मुल्तान में। वीडियो भी वायरल हुई थी कि खातून पे गाड़ी सवार खातून जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ तशद्दुद कर रही थी, उनकी तज़हीक कर रही थी, तौहीन कर रही थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुहेल वड़ाई साहब को। नाज़रीन सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा 16 अगस्त को, जो उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल के साथ ब्रसल्स में हुई, जो उन्होंने तकरीर सुनी या खाने की टेबल पे जो मुलाकात हुई, इस पर उन्होंने कॉलम लिखा। लेकिन जैसा मैंने कहा और वही बात मीडिया पे भी हो रही है कि ज़्यादा जो चीज़ें जिससे तासुर ख़राब हुआ, जो चीज़ें सियाको सबाक से हट गईं, वो सुहेल वड़ाई साहब का दूसरे दिन का कॉलम था जिसमें माफ़ी की बात की गई। और फिर सुहेल वड़ाई साहब ने तीसरा कॉलम भी लिखा। अब तीसरा जो कॉलम था सुहेल वड़ाई साहब का, वो उन्होंने अपना एक्स के ऊपर पोस्ट किया। अखबार जंग में नहीं छपा, वो कल परसों रात जो है उन्होंने एक्स पे पोस्ट कर दिया था। अब तीसरे कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब ने एक तो वो माफ़ी वाली बात की वजाहत कर दी कि वो उनकी तकरीर का हिस्सा थी, मेरे सवाल के जवाब में कोई माफ़ी वाली बात नहीं थी। लेकिन सबसे जो बड़ी क्लैरिटी आई तीसरे कॉलम में वो ये थी कि मैंने मसलहत की बात की है, मैंने समझौते की बात की है, इस्तेहकाम की बात की है। और मुझे अगर कोई वजाहत किसी को चाहिए, किसी को
लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई तो मैं उसकी वजाहत देने के लिए भी तैयार हूँ। यानी सुहेल वड़ाई साहब ने कोई बात को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं कि अलबत्ता जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं, जो पीटीआई के जंगजू हैं, उनकी खूब उन्होंने क्लास ली और कुछ थोड़ा बहुत जो है वो तड़का जो है वो कहते हैं ना ढोलकी जो है वो नून लीगी वालों की भी बजाई उन्होंने। लेकिन अब ये है, जैसे मैंने कल कहा था कि मामला अब यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, तो जो वड़ाई साहब का कॉलम था जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था और जो लोग कह रहे थे कि अब उनके ऊपर पाबंदी और वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान तो वापस आ चुके हैं, मंसूर भाई ने अपने ब्लॉग में बता दिया है, ये खबर आप तक पहुँच चुकी है, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जो कॉलम एक्स के ऊपर वड़ाई साहब ने पोस्ट किया था, आज वो कॉलम रोज़नामा जंग की तरफ से सुहेल वड़ाई साहब का जो है वो छाप दिया गया है। तो वड़ाई साहब का आज के अखबार में कॉलम छपना इस बात का ग्रीन सिग्नल है कि बात रफा दफा हो चुकी है। और जो एक खुदाई खिदमतगार जो है वो गया था FIA में कंप्लेंट लेके कि सुहेल वड़ाई साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, पीका एक्ट के तहत इन्होंने ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया, अवाम को गुमराह कर दिया, तो उसके पीछे भी कोई नहीं है, वो ऐसे खुदाई खिदमतगार के तौर पे चला गया। तो अच्छी बात है कि ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई और सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी राय का ही इज़हार किया था। हाँ, एक आध जम था उनके कॉलम में, लेकिन उसकी भी वजाहत हो चुकी है। अब नाज़रीन चलते हैं कि माफ़ी किसने मांगी है। तो माफ़ी नाज़रीन मांगी है डकी भाई ने, जिनको गिरफ़्तार किया गया था। और गिरफ़्तार किया गया था किस बात पे कि जो फिक्सिंग की जो ऐप है, जो जुए की ऐप है, उसको जो है वो डकी भाई जो है वो प्रमोट कर रहे थे। अब इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि डकी भाई की माफ़ी जो कि आज़ाद डिजिटल ने रिपोर्ट की है, उसमें ये कहा गया है कि डकी भाई ने कहा है कि वो रोस्टिंग के दौर में ऐसे वीडियोस बनाते रहे जो मुनासिब नहीं थी और अब उन्हें इस पर अफसोस है और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कौम से दिल से की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ। अब नाज़रीन डकी भाई ने तो जुओ की ऐड को प्रमोट करने पे या उनसे जो गलतियाँ हुई उस पर उन्होंने कौम से माफ़ी मांग ली। अभी वो मुतलका हुकाम की साइबर क्राइम की हिरासत में हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल हमेशा आता है और मैं आज वो सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा और रखना भी चाहिए। ये तो चलें डकी भाई को गिरफ़्तार कर लिया, ये जो हमारे नेशनल मीडिया पे रोज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऐड आते हैं और उन हाउसिंग सोसाइटी के एड्स में एक्टर भी होते हैं, एक्ट्रेस भी होते हैं, सियासी शख्सियात भी होती हैं, सियासी शख्सियात नहीं होती तो क्रिकेटर भी होते हैं, जो उन हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। और उनकी प्रमोशन के नतीजे में यानी मार्केटिंग के लिए जिन टूल्स को, जिन एक्टर एक्ट्रेस को, क्रिकेटर को, खिलाड़ियों को या नामवर शख्सियात को इस्तेमाल किया जाता है, उन पे ट्रस्ट करके लोग अपनी जो सारी उम्र की जमा पूंजी है उस हाउसिंग सोसाइटी में एक छोटे से प्लॉट के लिए, अपने बरसों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जमा पूंजी उसमें झोंक देते हैं। और उसका रिवार्ड क्या मिलता है कि सालों तक उनको प्लॉट का पोसेशन नहीं मिलता। कई साल गुजर जाते हैं, कहीं 10 साल, 15 साल, और वो लोग जो है इन सेलिब्रिटीज़ को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना घर बनाने के लिए। लेकिन वो उनकी जो है मतलब मैंने तो ये कहा ना कि 10 साल तक प्लॉट का पोजीशन नहीं मिलता। ऐसे केसेस भी होते हैं जहां प्लॉट का नाम निशान ही नहीं होता, लोग लूट के भाग जाते हैं। तो एटलीस्ट ये जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह हैं, खिलाड़ी हैं, इन्हें भी इस किस्म के एड्स करते हुए तसल्ली करनी चाहिए कि क्या ऐसा ग्रुप है जिसका वो ऐड कर रहे हैं, क्या वो लोगों को प्लॉट देगी। सिर्फ ये तो नहीं कि आप अपने ऐड के पैसे लेके घर चले जाएं और आपके एड्स के नतीजे में जो आपके फैंस हैं, जो आपकी बातों पे उस हाउसिंग सोसाइटी में, बल्कि मैं तो ये ब्यूटी क्रीम, ये जो ब्यूटिशियन के आइटम की एडवर्टीजमेंट होती है, इस पर मैं कहूँगा कि लोगों को इस तरह के झूठे ऐड दिखा के उनसे लूट मार ना की जाए। इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से खबर है। सुप्रीम कोर्ट से नाज़रीन खबर ही है, जजेस की चार्जशीट तैयार। तो ये चार्जशीट नाज़रीन किसी और ने तैयार नहीं की, ये चार्जशीट जो है ये बयान की है जनाब अत्तर मिनल्ला साहब ने, जो कि कल लापता अफराद के हवाले से एक इवेंट था जिसमें अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का ज़िम्मेदार है। अब ये बात है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से कहे जाना और ये भी कहना कि हर जज सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ज़िम्मेदार है, बिल्कुल किसी शख्स को लापता नहीं होना चाहिए। और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे, लोगों को प्रोटेक्ट भी करे, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करे, और अगर कोई शख्स लापता होता है तो उसको बाजियाब भी कराए, उसको रिकवर भी कराए। और अगर कोई शख्स
गैर कानूनी तौर पे हिरासत में है तो उसे आइन के साथ, आइन और कानून के मुताबिक अदालत के सामने पेश किया जाए, जो जुर्म है उस जुर्म में उसका ट्रायल किया जाए। लेकिन ये जो अत्तर मिनल्ला साहब बात कर रहे हैं कि हर जज सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदार है, तो इसमें तो ये खुद भी शामिल हैं। तो जज का हल्फ तो ये कहता है कि आप आइन और कानून को फॉलो करेंगे, आपका हल्फ ये कहता है कि आप आइन का दिफा करेंगे, तो आइन के दिफा में बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना भी शामिल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा और वो इसका एतराफ़ भी कर रहा है बरमला किसी तकरीब में, तो फिर उसको खिताब करने के बजाय घर चले जाना चाहिए। मतलब आप जब कहते हैं कि हर जज सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो फिर आप भी हर जज में शामिल हैं। कुछ और भी अत्तर मिनल्ला साहब ने बातें की हैं, उस पर भी मैं आपको बताता जाता हूँ। अत्तर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सच जो सच बोलता है उसे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। लेकिन वड़ाई साहब अपने अत्तर मिनल्ला साहब ने एक और बात भी लिखी है, और वो ये लिखी है कि 77 साल से सच नहीं बोला जा रहा। सरकार में रहने वाले 77 साल से सच नहीं बोल पा रहे, सच बोलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। तो माजरत के साथ मैं अत्तर मिनल्ला साहब की इस बात के साथ पार्शली एग्री करूँगा। अदलिया से भी सच नहीं बोला जा रहा। पिछले चंद सालों की अगर तारीख निकाल के देखें तो अदलिया में जो कुछ हुआ है उस पर फिर सच किसने बताना है। रिज़र्व सीटों के केस में क्या हुआ, कोर्ट के पीछे क्या डिस्कशन होती रही, क्या प्लान बना, क्या यकीन दहानियाँ हुई, क्या मुलाकातें हुई, वो भी तो फिर आवाम को पता चलनी चाहिए। उसका भी तो आवाम को फिर मालूम होना चाहिए ना भी क्या बात हुई थी। और फिर अत्तर मिनल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क भर से लोग आते हैं क्योंकि आज़ाद जजेस थे, हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों की इज़्ज़त की, जो 77 साल से मुतासर थे। अब इज़्ज़त तो की, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट का जो एहतराम था, अरकान असम्बली का जो एहतराम था, ये जो केस गया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो धांधली से हराया गया था, 7 वोट उनके मुस्तरद किए गए थे, उस पर क्या फ़ैसला किया था अत्तर मिनल्ला साहब ने? उस पर क्या फ़ैसला किया था, किस हद तक जो है आपने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था, और फिर मखसूस नशिस्तों के केस में आप कितने बियॉन्ड चले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से और लॉ से। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। वैसे तो और भी बातें अत्तर मिनल्ला साहब ने की हैं, लेकिन इस बात में कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज जो है वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दरअसल अत्तर मिनल्ला साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को चार्जशीट कर दिया है, उन पर फर्ज जुर्म आयद कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं और हो भी रहे हैं। इजाज़त।